हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यह इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। अगर आपने इसका 4th पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें, क्योंकि हमने 4 पार्ट के अंदर हमने ये सारे के सारे इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करवा चुके हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद क्षरण। चलिए फिर समझते हैं मास मूवमेंट को। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बृहद संचलन। आप मास मूवमेंट को एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है। अब देखिए, होता क्या है कि जब मिट्टी या फिर पत्थर या फिर इन सब का जो मलबा जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए कि मास मूवमेंट के अंदर एक तरह की ऊर्जा काम करती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जब तक ग्रेविटी काम नहीं करेगी तो ऊपर से जो जो पहाड़ों का जो मलबा है वो ऊपर से नीचे आ ही नहीं सकता, है ना। तो जितने भी जो मास मूवमेंट होते हैं तो वो किस ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मास मूवमेंट की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, जो मास मूवमेंट होता है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और कई सारे फैक्टर्स की वजह से मास मूवमेंट की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। इनमें से जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स है वो होता है अपक्षय। अब देखिए, अपक्षय किस तरह से मास मूवमेंट लेकर के आ रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, मान के चलिए कि ये जो पहाड़ है, इसका जो बेस है, इस बेस पर यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं। अब जरा सोचिए, इन चट्टानों का अगर अपक्षय हो जाए यानी कि वेदरिंग हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये पत्थर टूट जाएंगे और छोटे छोटे खंडों में यहाँ पर ये बिखर जाएंगे। अब यहाँ पर पत्थरों के टूटने से होगा क्या, ये पूरी तरह से इतना पार्ट पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ये टूट करके नीचे की ओर आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो मास मूवमेंट है वो अपक्षय के द्वारा भी संभव होता है। अब देखिए, अपक्षय के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनसे मास मूवमेंट होता है। उनमें से जो सबसे बड़ा जो कारक है वो है रेनफॉल। जी देखिए, रेनफॉल की वजह से भी मास मूवमेंट होते हैं। यानी कि आप अगर कहीं पे अगर आपने देखा होगा तो पहाड़ों पर जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर पहाड़ बहुत सारे गिर जाते हैं, बहुत सारे ढह जाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से भी हमें क्या देखने के मिलते हैं, मास मूवमेंट की प्रक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब आपको, तो फिर अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सिर्फ जल, वायु या हिम ही पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाते, बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम को लेकर के आ सकता है। देखिए, जब भी मास मूवमेंट होता है तो मास मूवमेंट में होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं यानी कि जो मलबा होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो फिर सिर्फ मलबा ही ऊपर से नीचे की ओर नहीं आता, बल्कि इसके साथ साथ वायु, या फिर अगर इस मलबे में अगर हिम होगी, बर्फ होगा, तो बर्फ भी नीचे आती है और साथ में वायु भी इसके साथ साथ नीचे की ओर हमें देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये वाला टॉपिक क्लियर, ये वाली लाइन मैं आपको बता चुका हूँ, गुरुत्वाकर्षण वाली, तो फिर आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, मास मूवमेंट के लिए अपक्षय जरूरी नहीं है, लेकिन अपक्षय बृहद संचलन की प्रक्रिया को घटित होने में मदद करता है। ये देखिए, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए कि अपक्षय के कारण मास मूवमेंट आता है। ठीक है। जैसे कि अगर इसकी बीच की शेलो, जो इसके जो बेस होगा, अगर बेस में अगर अपक्षय देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली मास मूवमेंट, इसका ये वाला हिस्सा तो नीचे की ओर आएगा ही। इसमें क्या है कि सिर्फ अपक्षय इसकी सिर्फ हेल्प करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अपक्षय के कारण ही मास मूवमेंट देखी जाए। मास मूवमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मास मूवमेंट आती है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी। इन सारे कारकों की वजह से भी हमें मास मूवमेंट की एक्टिविटी देखने को मिलती है। चलिए फिर, अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये मास मूवमेंट का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मास मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तो फिर ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, भू आकृतिक कारक जैसे जल, वायु अप्रत्यक्ष रूप से बृहद संचलन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से।
जी देखिए, जो भू आकृतिक कारक जैसे कि हमारे वाटर हो गया या फिर वायु हो गया, ये इनडायरेक्टली मास मूवमेंट लेकर के आता है। ये इनडायरेक्टली कैसे काम करता है, आप जरा से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जी देखिए, मान के चलिए एक तरह का पहाड़ है, तो देखिए बहुत सारे पहाड़ों के अंदर चूना पत्थर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अब जरा समझिए कि जो लाइमस्टोन होते कैसे हैं। देखिए, चूना पत्थर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो पानी के अंदर घुल जाएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर इस वाले पहाड़ पर बहुत सारी वर्षा हो रही है, ठीक है। अब वर्षा हो जाने के कारण इसके अंदर जो चूना पत्थर होगा वो धीरे धीरे करके वो मेल्ट हो जाएगा और घुल जाएगा, जिस वजह से जो पहाड़ है वो कमजोर हो जाएगा और पहाड़ का एक हिस्सा टूट करके नीचे की ओर आ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट। अब देखिए, जो वाटर है, वाटर यहाँ पर डायरेक्टली इंगेज नहीं है, बल्कि वो इनडायरेक्टली रूप से वो पहाड़ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जो बाढ़ होती है, बाढ़ के अंदर वाटर जो इरोजन करता है, यानी कि जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, वो इसके अंदर डायरेक्ट काम करता है। लेकिन मास मूवमेंट के अंदर ये डायरेक्ट काम नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्ट काम करता है। इसलिए हम मास मूवमेंट को अपरदन यानी कि इरोजन के अंदर हम इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि बृहद संचलन किस किन वजहों से आता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से कारक है जिनकी वजह से मास मूवमेंट की एक्टिविटी होती है। तो देखिए, जो मास मूवमेंट है वो दो तरीकों से आता है, एक होता है प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है कृत्रिम कारक। आप यहाँ पर प्राकृतिक कारकों को पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो मास मूवमेंट होता है वो अपक्षय के कारण होता है ना। और ये जो मास मूवमेंट जो देखा जाता है वो अर्थक्वेक की वजह से देखा जाता है, या फिर किसी रेनफॉल से देखा जाता है, या फिर ये जो मास मूवमेंट हो सकते हैं ये विवर्तनी की घटनाओं से भी मास मूवमेंट हो सकते हैं। तो ये सारे जो कारक है ये सारे हैं प्राकृतिक कारक। अब देखिए, कृत्रिम कारक कौन कौन से, यानी कि आर्टिफिशियल फैक्टर कौन कौन से जिनसे मास मूवमेंट की एक्टिविटी होती है। तो ये इनके अंदर आते हैं ह्यूमंस द्वारा, यानी कि मानव द्वारा बृहद संचय यानी कि मास मूवमेंट आती है। देखिए, जब भी सड़कों को बनाने के लिए या फिर घरों को बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जब वो पहाड़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, पहाड़ों को वो मशीनों से तोड़ते हैं, तो इनके तोड़ने के कारण ही क्या होते हैं, ये जो पहाड़ अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं, मास मूवमेंट आते हैं, ठीक है। तो फिर अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से होंगे और यहाँ पर मानव यानी कि आर्टिफिशियल कारक यहाँ पर कौन कौन से होंगे। दूसरा कारक है स्लोप। देखिए, जब भी पहाड़ों का ढाल, इसे कहते हैं स्लोप, इसे कहते हैं हिंदी में ढाल। जब भी ये ढाल ज्यादा होगा और उसका एंगल भी ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से भी मास मूवमेंट पहाड़ों पर देखने को मिलती है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थों का प्राकृतिक एवं कृत्रिम भ्राव द्वारा अतिभ्राव। देखिए, होता क्या है, जब पहाड़ों के ऊपर जब बहुत ज्यादा वेट आ जाता है, यानी कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके कारण भी मास मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अत्यधिक वर्षा, ये तो आपको पता ही है। और जो मास मूवमेंट आते हैं वो आते हैं अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, और किसकी वजह से आते हैं, विस्फोट यानी कि एक्सप्लोसिव की वजह से भी। जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमंस इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। और माइनिंग करने का जो सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोसिव। जब वो विस्फोट करते हैं तो विस्फोट करने से भी पहाड़ों के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बृहद संचलन यानी कि मास मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बृहद संचलन यानी कि मास मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मास मूवमेंट यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद संचलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लो मूवमेंट, और दूसरा होता है तीव्र संचलन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैपिड मूवमेंट। हाँ जी, चलिए अब हम समझते हैं स्लो मूवमेंट को। देखिए, स्लो मूवमेंट को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने मंद विरूपण ढाल का। इस तरह के को ढाल को हम क्या बोलते हैं, मंद विरूपण ढाल यानी कि क्रीप। अब देखिए, इस तरह के पहाड़ों के ढालों पर पदार्थों में जो मूवमेंट होती है वो इतनी ज्यादा स्लो होती है कि आप उसे एकदम से नहीं देख सकते, बल्कि उनमें पता लगने में कई सालों का समय लग जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ पेड़ दिख रहे होंगे,
इन मिट्टियों के अंदर इतना कम मूवमेंट होता है, इतना मंद, इतना स्लो मूवमेंट होता है कि इस स्लो मूवमेंट के भार के कारण पेड़ पूरी तरह से नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि पता ही नहीं चलता। यानी कि अगर आपको पता चलेगा भी तो कब पता चलेगा, काफी लंबे समय के दौरान आपको पता चलेगा। मंद विरूपण जैसे ढाल ज्यादातर, अब देखिए जो मंद विरूपण ढाल है ये मिलते कहाँ पर है, ये मिलते हैं आर्द्र शीतोष्ण वाले क्षेत्र में। यानी कि वो एरिया कैसा होना चाहिए, मोस्ट टेम्परेट एरिया में ये आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा मिलते हैं ऐसी जगह जो पूरी तरह से हिमकृत मैदान, यानी कि वो एरिया पूरी तरह से किससे होना चाहिए, अब बर्फ से ढका हुआ होना चाहिए, और वहां पर जो बर्फ की जो लेयर है वो धीरे धीरे पिघल रही हो। ठीक है, तो इस एरिया में आपको इस तरह के ढाल देखने को मिलते हैं। जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती हो, ठीक है, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती हो तो वहां पर भी आपको इस तरह की स्लो मूवमेंट वाले पहाड़, यानी कि आपको मंद विरूपण वाले ढाल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीव्र संचलन यानी कि रैपिड मूवमेंट के बारे में। देखिए अब यहाँ पर समझिए, ये जो रैपिड जो मूवमेंट होती है ये ज्यादातर कौन से एरिया में होती है, तो देखिए ये होती है ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में होती है, यानी कि आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में इस तरह की तीव्र संचलन हमें देखने को मिलते हैं। और ये होते कैसे हैं, ये होते लो स्लोप से लेकर के हाई स्लोप वाले एरिया में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि निम्न से उच्च ढालों पर ये आपको तीव्र संचलन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पर समझे कि अर्थ फ्लो क्या होता है। देखिए अर्थ फ्लो क्या होता है, गीली चिकनी मिट्टी जब टेरेस से नीचे की ओर आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थ फ्लो। आप इसको जरा एक एग्जांपल से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। गीली चिकनी मिट्टी देखिए इस तरह की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गीली चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम टेरेस से रिलेटेड है। अब देखिए इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टेरेस। ठीक है, इसको हम टेरेस बोलते हैं। अब यहाँ से जो गीली चिकनी मिट्टी है वो धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मृदा प्रवाह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रैपिड मूवमेंट होता है तब पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाओं के नीचे आते हैं तथा अपने शीर्ष पर एक चाप का निर्माण करते हैं। इसको भी समझाने के लिए आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, देखिए ये एक तरह का मान के चलिए पहाड़ है। ठीक है, इसमें से ये जो मिट्टी है ना, ये पूरी मिट्टी किस तरह से गीली और चिकनी मिट्टी है। जब ये गीली चिकनी मिट्टी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यहाँ पे इस तरह का सीढ़ियाँ, इस तरह की सीढ़ियों का यहाँ पर क्या करती है, निर्माण करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसे ये चिकनी मिट्टी ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर ये एक तरह का कर्व का निशान यहाँ पर ये बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको एक कर्व दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इस तरह से कर्व का निशान यहाँ पर बना देते हैं। जब ये मिट्टी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर मिट्टियाँ इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि तीव्र संचलन यानी कि रैपिड मूवमेंट होता क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं मड मास मूवमेंट यानी कि कीचड़ प्रवाह को हम यहाँ पर समझते हैं। तो जी देखिए सबसे पहली बात, कीचड़ प्रवाह होता कहाँ है, जहाँ पर वेजिटेशन कम हो, जहाँ पर वेजिटेशन कम हो। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर वेजिटेशन कम होगा तो वहां पर मिट्टी ज्यादा होगी, तो उस मिट्टी वाले एरिया में जब ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है, तो ज्यादा वर्षा हो जाने के कारण वहां पर कीचड़ अपने आप ही बन जाएगी, है ना। और देखिए जब ये कीचड़ जब ऊपर से नीचे की ओर आती है, जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए ये एक तरह का मड प्रवाह यानी कि जो कीचड़ प्रवाह का ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, जिसके कारण जब यहाँ पर वर्षा होती है तो वर्षा हो जाने के कारण यहाँ पर मिट्टी और वाटर जब मिलते हैं तो इस तरह की यहाँ पर कीचड़ बनती है। और जब ये कीचड़ जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तब हमारा काफी नुकसान होता है, यानी कि जो हमारी जो सड़कें होती है या फिर घर होता है वो काफी डैमेज हो जाते हैं इस कीचड़ की वजह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एवलांच के बारे में। ठीक है, तो जो एवलांच होता है, एवलांच जब आता है तब वहां पर भी वनस्पतियां नहीं होती हैं। ठीक है,
वहाँ पर भी वनस्पतियां नहीं होती है। और एवलांच आने का जो मुख्य जो कारण होता है वो होता है ज्यादा वर्षा का होना। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जो एवलांच की जो स्पीड होती है वो मड मूवमेंट से क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। अब देखिए ज्यादातर ये जो एवलांच आती है कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वहीं पर ही हमें ये एवलांच देखने को मिलते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ऐसे और भी कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।